दोस्तों, अफगानिस्तान देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर मौजूद है एक पतला लंबा गलियारा जिसे वाखान कॉरिडोर या वाखान गलियारे के नाम से भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के बदखशन प्रोविंस के वाखान डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है और इस वक्त पूरे सेंट्रल एशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रास्ता बना हुआ है। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को, भौगोलिक स्थिति अगर आप देखोगे तो ये पामीर नॉट के बिल्कुल पास में मौजूद है, जहां पूरे विश्व की 3 प्रमुख पर्वतमालाएं आके मिलती है। एक हिंदू कुश, एक काराकोरम और एक पामीर पर्वतमाला। इसकी सीमाएं भी बहुत ज़्यादा विवादित हैं, जैसे उत्तर में ये ताजिकिस्तान से लगती है, पूर्व में ये चीन से लगती है, दक्षिण में ये भारत और पाकिस्तान से लगती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि भारत की जो सीमा वाखान कॉरिडोर से लगती है वो लगभग 106 किलोमीटर लंबी है और इस वक्त गिलगिट बाल्टिस्तान से लगती है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। इस कॉरिडोर की अनुमानित लंबाई लगभग 210 से 350 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक आंकड़े देखोगे तो ये पूरा 350 किलोमीटर का गलियारा है। चौड़ाई की बात करोगे तो इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन जो दर्रा है उसके पास इसकी चौड़ाई सबसे कम हो जाती है, लगभग 14.5 किलोमीटर। इसका जो सांस्कृतिक नाम है वो दुनिया की छत कहलाता है। हालांकि दुनिया की छत पामीर की घाट को कहा जाता है, उसी के पास ये गलियारा मौजूद है। इसके अलावा इसको अफगानिस्तान की चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। 2020 के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या लगभग 17,167 है, जिसमें मुख्यतः ट्राइब्स हैं। अगर हम यहाँ की स्थलाकृति और भूगोल, टोपोग्राफी और ज्योग्राफी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 पर्वतमालाएं मिलती हैं, एक हिंदू कुश, काराकोरम और पामीर पर्वतमाला। यही कारण है कि ये पूरा हिस्सा बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ से भरा हुआ है और इसको 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। एक निचला वाखान कहलाता है, जिसको लोअर वाखान हम लोग कहते हैं। ये पश्चिमी भाग में है, जो पंज नदी की घाटी से जुड़ा हुआ है। याद रखना, पंज नदी की घाटी है यहाँ पर। और दूसरा पार्ट है ऊपरी वाखान, जिसे अपर वाखान के नाम से जाना जाता है। मेनली ईस्टर्न भाग में ये मौजूद है और ये जो है वस्खीर दर्रे तक फैला हुआ है और यहीं पर आपको लिटिल पामीर और बेग पामीर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 भागों में बटा है, एक निचला वाखान, एक ऊपरी वाखान। जो ऊपरी वाखान है वहां पर लिटिल पामीर और बिग पामीर दोनों मौजूद है। अगर यहाँ की प्रमुख नदियों और जल स्रोतों की बात करें तो चूंकि ये इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, यही कारण है कि ये पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ी नदी प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। बहुत सी नदियां इस एरिया के आसपास से निकलती है। जैसे पामीर नदी की आप बात करोगे तो ये जोरकुल झील से निकलती है और कॉरिडोर की उत्तरी सीमा, जो कि ताजिकिस्तान के साथ लगती है, उसको बनाते हुए जाती है। इसके अलावा वाखान नदी है, ये कॉरिडोर के पूर्वी हिस्से में बहती है। पंज नदी का निर्माण जो है वो पामीर नदी और वाखान नदी के संगम से होता है। दोनों नदियां जब मिलती है तब जाके पंज नदी बनती है, उसकी घाटी बनती है और आगे जाके ये पंज नदी आमू दरिया को जन्म देती है। जो आमू दरिया है वो इस इलाके की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये पंज नदी से ही बनती है, तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि ये जगह पामीर नदी के या पामीर दरिया के निर्माण के लिए जरूरी है। फिर यहीं पर मौजूद है वस्खीर दर्रा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये जो है इस कॉरिडोर का सबसे पूर्वी भाग है और यही है जो अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि ये दर्रा जो है वो समुद्र तल से लगभग 4,923 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि बहुत ही ऊंचा है। इतनी ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, ग्लेशियर जमे रहते हैं। यही कारण है कि साल का अधिकांश हिस्सा इस दर्रे को बंद रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी व्यापार नहीं हो सकता है, सैन्य आवाजाही नहीं हो सकती है, होती है लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा दुर्गम है। देखो, अगर आप मोटे तौर पर इस कॉरिडोर का इतिहास समझना चाहो तो 19वीं शताब्दी में 2 बड़ी महाशक्तियां विश्व में हुआ करती थी। एक तो था ब्रिटिश एम्पायर, जो कि इंडिया में फैला हुआ था। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था, बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल था। वहीं दूसरी तरफ था रूसी एम्पायर, जो कि कहीं ना कहीं साउथ एशिया की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में ब्रिटिशर्स इस टकराव को रोकने के लिए एक बफर जोन तैयार करते हैं और इस बफर जोन को तैयार करने के लिए वो एक रेखा खींचते हैं, जो कि डुरुंड रेखा कहलाती है। ये डुरुंड रेखा आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, कुछ इस तरीके से। और ये रेखा इस तरह खींची गई कि यहाँ पर एक कॉरिडोर का निर्माण हुआ। उस टाइम पर तो इसको एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया गया कि भाई ये जो जोन है ये नो मैंस लैंड है, इसके इस तरफ तो ब्रिटिशर्स हैं, ऊपर रूसी ताकतें हैं।
दोनों का टकराव ना हो, इसीलिए इसको बफर जोन बनाया गया। अच्छा, ये डुरंड रेखा खींची कब गई थी? 1893 में खींची गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा खींची गई थी। और इसके अंदर ऑक्सस नदी भी आ गई थी, जिसको आप आमू दरिया कहते हो, वो भी इसके अंदर शामिल था। जैसे ये बफर जोन बन गया, वैसे ही ग्रेट गेम का अंत हुआ। ये ग्रेट गेम क्या था? ये रूसी ताकतों और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में चल रही लड़ाई थी कि भाई किसका साम्राज्य कितना रहेगा, उसे ही ग्रेट गेम कहा जाता है। उस ग्रेट गेम को रोकने के लिए इस कॉरिडोर का बहुत बड़ा हाथ था। अब आज की तारीख में चूंकि देशों की सीमा ज्यादातर डिसाइडेड है, लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो कॉरिडोर है कहीं ना कहीं मध्य एशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जमीनी रास्ता बन के सामने आया है और इस पर हर कोई अपना प्रभाव बनाना चाहता है। इसमें अफगानिस्तान सबसे ज्यादा फायदे में है, क्योंकि इस कॉरिडोर के माध्यम से वो भारत से भी जुड़ता है, पाकिस्तान से भी जुड़ता है, चीन से भी जुड़ता है, ताजिकिस्तान से भी जुड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता बन के सामने आया है ये। अब देखो, इस कॉरिडोर से हर देश के अपने अपने फायदे हैं। जैसे चीन की बात करोगे तो चीन यहाँ पर BRI की एक कड़ी जोड़ना चाहता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, कि यहाँ से एक कॉरिडोर बने जो सीधा अफगानिस्तान से जुड़े और वहाँ से मिडिल ईस्ट से जुड़ जाए। हालांकि चीन को आतंकवाद का खतरा भी है, क्योंकि चीन ये चीज़ जानता है कि ETIM जैसे कट्टरपंथी इंपॉर्टेंट समूह हैं जो कि सीधे शिंगजियांग के अंदर घुस सकते हैं। ये जो एरिया है चीन का, ये उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसे में चीन को खतरा ये है कि यहाँ से आतंकवादी आ सकते हैं और चीन को नुकसान हो सकता है। इसलिए चीन वखजीर दर्रे को पूरी तरीके से व्यापार के लिए खोलने में सावधानी बरत रहा है कि देखना पड़ेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो जाए। अफगानिस्तान की बात करोगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान को व्यापार करना होता है तो पाकिस्तान से होके जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे एक पूरा कॉरिडोर ठीक तरीके से बन जाए तो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे कम हो जाएगी, कि जो पैसा है वो भी बचेगा, टाइम है वो भी बचेगा। तो वो अपना आर्थिक फायदा देख रहा है अफगानिस्तान इसके अंदर। पाकिस्तान की चिंता ये है कि ये जो कॉरिडोर है ये एक प्राकृतिक दीवार है, फिजिकल बैरियर है एक टाइप का, जो अफगानिस्तान से अस्थिरता को रोकता है, पाकिस्तान में होने वाली जो अस्थिरता है उसको रोकता है। खासकर ये जो इंडिया का हिस्सा है जिस पे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, गिलगित बाल्टिस्तान, इसमें अस्थिरता फैलती है अफगानिस्तान की वजह से। तो अगर ये कॉरिडोर बन गया तो अफगानिस्तान सीधी सीधी अस्थिरता यहाँ फैला देगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रास्ता अगर बन जाता है तो पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये है कि भाई जो सेंट्रल एशिया के बाज़ार हैं उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो CPEC पहले से बना हुआ है यहाँ पर, जो बन रहा है धीरे धीरे करके, उसकी अहमियत कम हो जाएगी। ये एक खतरा जो है पाकिस्तान के साथ है। वहीं आखिर में अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत ने अफगानिस्तान को अपना निकटतम पड़ोसी घोषित किया है, जिससे कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को सीधा संदेश मिलता है कि ये जो एरिया जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला, वो भारत की टेरिटरी है। तो ऐसी स्थिति में भारत का दावा मजबूत हो जाता है इस पूरे एरिया के ऊपर। अब आखिर में अगर हम इस कॉरिडोर की चुनौतियों के बारे में बात कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा कठोर है। 4500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर यह जगह है और यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी बुनियादी ढांचा बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा समय और पैसा लगेगा। इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ऐसे में यहाँ पर एक स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पर भारी निवेश और उन्नत इंजीनियरिंग की आवश्यकता लगेगी। दूसरी चीज़ है यहाँ का मानव भूगोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 17,167 की आबादी रहती है 2020 के हिसाब से, जिसके अंदर मेनली 2 जातीय समूह रहते हैं। एक है वाखी और दूसरे हैं किर्गिज। वाखियों की बात करोगे तो ये किसान और पशुपालक लोग होते हैं। दूसरा किर्गिज होते हैं जो खानाबदोश चरवाहे होते हैं, जो ऊंचे इलाकों में रहते हैं। इनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग गरीबी, ख़राब स्वास्थ्य, खाद्य असुरक्षा और बुनियादी सुरक्षाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ऐसे में यहाँ पर एक ढांचा खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में आता है वाखान नेशनल पार्क और वहाँ के वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया के अंदर स्नो लेपर्ड रहते हैं, बर्फीला तेंदुआ, जो कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवर है, मतलब ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पे है ये। तो उसको भी बचाना है। मार्को पोलो भेड़ यहाँ पर रहती है जो अपनी घुमावदार सींगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साइबेरियाई आइबेक्स यहाँ पर रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला गिद्ध, इस टाइप के जानवर यहाँ पर रहते हैं, पक्षी यहाँ पर रहते हैं जो कि लगभग लुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा निर्माण किया जाता है तो ये तो गायब ही हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण होना पॉसिबल है? कागजी बात तो एक अलग चीज़ है और इस काम को करना एक अलग चीज़ है। तो
तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये कॉरिडोर आगे जाके किस हिसाब से तैयार होता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है वाखान कॉरिडोर। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।